पटपटगंज मनीष सिसोदिया का छोड़कर जंगपुरा जाना, मुसलमानों की शरण में जाके लेट जाना कि मुसलमान बचा लो मेरे को, ये बताता है कि पैनिक है। 1 महीना पहले संजय सिंह सोनिया गांधी के पैरों में बैठ के नारे लगा रहा था संसद में। ये आप दिल्ली की जनता को इतना मूर्ख समझते हो? बड़े सिंपल सी बात है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के ऊपर केस करने की धमकी दी। केजरीवाल का वकील बनेगा कांग्रेस का अभिषेक मनु सिंह भी, है ना? सारे वकील कांग्रेसी खड़े हो रहे हैं। तो कौन किससे मिला हुआ है ये तो तथ्य है ना, सामने दिख रहे हैं। केजरीवाल के दामाद है रोहिंग्या, मुसलमान घुसपैठिया आएगा तो किसको वोट देगा? भाजपा को वोट देगा? नहीं देगा ना। तो इसका मतलब तो भाजपा का तो कोई राजनीतिक हित नहीं है ना इनको लाने में। नीचे एक पूरा सिस्टम खाली इन्हीं के लिए बैठा हुआ है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाओ, बसाओ, वोटर बनाओ और इसी से अपनी सरकारें चलाओ। क्यों दी इमाम को सैलरी? सरकार का काम है इमामों को सैलरी देना। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, इसके लिए सरकार पैसे देगी। दिल्ली के लोगों का पैसा इसलिए था। चादर लगी फटने तो घोषणाएं लगी बटने। मुझे लगता है केजरीवाल को झूठ बोलने की बीमारी हो गई है और उसी का परिणाम है कि इस बार सत्ता उनकी जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक और नया साल और एक और नया चुनाव दिल्ली विधानसभा का। और यह चुनाव इसलिए खास है क्योंकि यहां पर देश की राजधानी है। यहां पर पिछले 10 साल से एक ही आदमी की सत्ता है, एक ही पार्टी की सत्ता है। और यहां पर पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी वापसी नहीं कर पाई है। तो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोगों ने यह तय किया है कि इस बार दिल्ली के जितने भी नेताजी हैं, चाहे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या परोक्ष रूप से, हम सबको एक एक कर यहां लाएंगे और उनसे मुखातिब होंगे, उनके जरिए दिल्ली की बातें रखेंगे। तो दिल्ली वाले नेताजी के इस कार्यक्रम में हमारे पहले मेहमान हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा। स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने पहला कार्यक्रम किया है दिल्ली वाले नेताजी, और पहले नेताजी आप हैं। बहुत बहुत आभार। कैसा चल रहा है तैयार आपका? इस अभियान के लिए आपके कैसा चल रहा है चुनाव? देखिए, इस बार दिल्ली परिवर्तन के लिए तैयार है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये दिल्ली की आवाज़ है इस बार। और 10 साल, जैसा कि आपने कहा, 10 साल से एक व्यक्ति सत्ता में बैठा है और 10 साल के बाद भी कोई केवल वादे ही कर रहा है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है। मैं ये कर दूंगा जी, मैं वो कर दूंगा जी, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि मैंने क्या किया है जी, मैंने क्या आप तक पहुंचाया है जी। अगर आप 10 साल बाद एक दिल्ली का एक नल खोल के कहते हैं कि आज इसमें पानी आ रहा है, अगली बार बाकी के घर में भी पहुंचेगा, ये बहुत है ये बताने के लिए कि इस वक्त दिल्ली में एक दर्द है, एक आक्रोश है, सत्ता विरोधी लहर है। और हम लोग इस बार सत्ता परिवर्तन का संकल्प लेकर, हवा साफ हो, पानी पीने योग्य हो, सड़कें अच्छी बनी हुई हो, यमुना प्रवाह हो, यमुना में छठ की पूजा यमुना के तट पर हो पाए, ये कुछ बेसिक चीजें हैं दिल्ली की, और ये बेसिक चीजें हर दिल्ली वाला डिजर्व करता है। कपिल जी, अरविंद केजरीवाल तो आपके पुराने मित्र रहे हैं, आपकी पुरानी पार्टी भी रही है, और जब मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठती आवाज़ों को देखता हूं तो सबसे जो मुखर आवाज़ होती है वो कपिल मिश्रा की होती है। ये व्यक्तिगत तौर पे है या पार्टी की विचारधारा के तौर पे है? नहीं, व्यक्तिगत तो कैसे होगा। व्यक्तिगत तो खाली इतना ही है कि अगर हमारे से एक गलती से विषबेल लग गई है, उसमें खाद पानी दे दिया है, तो उसको उखाड़ने का भी हमारा धर्म बनता है। तो और लोगों से ज़्यादा हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस विषबेल को दिल्ली से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि इसको उगाने के पाप में हमारा हाथ लगा था। तो मानते हैं इस बात को कि गलती हो गई? देखिए, अगर इस शहर की आज अगर हालत देखें तो आज तो हर कोई मानता है कि गलती हो गई। जिसने वोट दिया वो भी, जिसने वोट मांगा वो भी, जो साथ खड़ा था वो भी, जो पीछे से मदद कर रहा था वो भी, चाहे वो देश के बाहर बैठे हुए एनआरआईज हों, चाहे वो दिल्ली की माता बहनें यूथ हो, हर कोई मान रहा है कि गलती हुई है। और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ठीक उल्टा। एक तो होता है कि आपने कुछ प्रयास किया और आप सफल नहीं हुए, एक होता है कि आपने जो कहा उसका ठीक उल्टा किया। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी पिछले हफ्ते हुआ, अरविंद केजरीवाल शरद पवार के घर गए ये कहने के लिए कि कांग्रेस हम पे आरोप लगा रही है। मतलब इस देश में शायद सबसे ज्यादा आरोप सब पर किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने लगाए होंगे तो अरविंद केजरीवाल है। उसमें भी उन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्ट किसको बोला? शरद पवार को बोला। अब वो शरद पवार के ही घर पे जा रहे हैं शिकायत लेकर कि कांग्रेस मुझे भ्रष्ट बोल रही है। तो ये दिल्ली ने कल्पना नहीं की थी कि चीजें इतना गिर जाएंगी, इतना गंदगी राजनीति में आ जाएगी जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा तो ये धर्म है और कर्तव्य है कि मैं इस विषबेल को उखाड़ने में अपना प्रयास करूं। और ये हर व्यक्ति का संकल्प भी है इस वक्त दिल्ली में, क्योंकि पीड़ा तो है, गलती तो हुई है, लोगों से गलती हो गई है। इस गलती को सुधारने की जो मजबूत कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती नहीं दिख रही है फिलहाल। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं
कि महज 2 महीने का मुश्किल से वक्त बचा हुआ है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस भी 2 लिस्ट लेकर के आ गई है और भारतीय जनता पार्टी जो 25 साल से सत्ता से बाहर है वो अभी मंथन ही कर रही है। नहीं, देखिए, लिस्ट लाने का तो समय आया भी नहीं अभी, वो तो पैनिक में है। अरविंद केजरीवाल लिस्ट लेके नहीं आए। साथ में आप ये भी बताइए कि 30 विधायकों के टिकट काट दिए। साथ में ये भी बताना होगा कि मनीष सिसोदिया सीट छोड़ के भाग गया। जिस मनीष सिसोदिया का ये मॉडल बताते थे कि मनीष सिसोदिया का एक मॉडल है, पूरी दुनिया इस मॉडल को चलाएगी और बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, आज वो अपनी सीट छोड़ के क्यों भागे? ऐसी सीट पे क्यों गए जहां पे मुसलमानों का बहुत ज्यादा वोट हो? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया, जैसे राहुल गांधी वायनाड गए थे कि मुसलमान का वोट मिलेगा तो चुनाव बच जाएगा, वही मनीष सिसोदिया ने किया। जंगपुरा जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने अच्छा काम किया है तो अपनी जनता से दोबारा मत हासिल करने का आत्मविश्वास होना चाहिए था आपके अंदर। आप पटपटगंज छोड़कर भाग गए। ये निर्णय क्यों करना पड़ा? अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, अगर सत्ता विरोधी लहर नहीं है, तो मनीष सिसोदिया को पटपटगंज क्यों छोड़ना पड़ा? वो कह रहे हैं कि एक और अच्छा शिक्षाविद हैं अवध ओझा, उन्होंने बहुत सारे आईएएस तैयार किए हैं, तो शिक्षाविद के लिए मैं उनकी सीट छोड़ दे रहा हूं। पटपटगंज क्यों छोड़ना पड़ा? अगर इतने ही अच्छे शिक्षाविद है तो दिल्ली में और भी बहुत सारी सीटें हैं। पटपटगंज मनीष सिसोदिया का छोड़कर जंगपुरा जाना, मुसलमानों की शरण में जाके लेट जाना कि मुसलमान बचा लो मेरे को, ये बताता है कि पैनिक है। 30 विधायकों के टिकट काटना बताता है कि पैनिक है। वीर सिंह धिंगान सीमापुरी, वीर सिंह धिंगान के घर के बाहर 1 महीने अरविंद केजरीवाल ने प्रोटेस्ट किया था कि वीर सिंह धिंगान दिल्ली का सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। ये शीला दीक्षित से भी पहले वीर सिंह धिंगान के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने प्रोटेस्ट किया खुद। शुरुआत वहीं से हुई थी। शुरुआत वहीं से हुई और वीर सिंह धिंगान सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये केजरीवाल ने बोला। आज वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है सीमापुरी का। संतोष कोहली की आत्मा को दर्द नहीं हो रहा होगा? जो बाकी सब कार्यकर्ता थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, उन्हें दुख नहीं हो रहा होगा? लेकिन ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि पैनिक है। अब केजरीवाल को पता है कि वोट केजरीवाल के नाम पे नहीं मिल रहा, इसीलिए उनको वीर सिंह धिंगान चाहिए, इसीलिए उनको सुमेश शौकीन चाहिए, इसीलिए उनको बिट्टू जी चाहिए। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ जनाधार किसी के पास हो, उस कांग्रेस से उठा लूं, कुछ बीजेपी से उठा लूं। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति में ऐसा होता नहीं, लेकिन केजरीवाल वीर सिंह धिंगान को सीमापुरी का टिकट दे, इससे बड़ा यू टर्न राजनीति में नहीं हो सकता। और ये बताता है कि पैनिक है, घबराहट है, और वो घबराहट उनके चेहरे पे भी दिख रही है। आप तो कैमरे की दुनिया के हो, उनका कैमरा बोल रहा है कि केजरीवाल डरा हुआ है। लेकिन राजनीति में तो ये सब स्वाभाविक है ना, आप लोगों ने भी तो ये सारी पार्टियां यही काम करती हैं। मैं तो आपसे समय के हिसाब से सारे लोग यू टर्न लेते हैं। तो इसका मतलब समय बदल गया ना। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि समय बदल गया, समय बदल चुका है। वो समय गया जब केजरीवाल अपने नाम पे दिल्ली में लोगों को जिताते थे। समय बदल गया है, पैनिक है। 30 विधायकों के टिकट कट चुके हैं, सिसोदिया सीट छोड़ के भाग गए हैं। और इसके अलावा केजरीवाल नई दिल्ली को लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने पिछले 10 साल में केजरीवाल के मुंह से नई दिल्ली विधानसभा का नाम नहीं सुना होगा। सुबह उठ के 10-10 ट्वीट केवल नई दिल्ली विधानसभा के लिए कर रहे हैं कि नई दिल्ली में ये हो गया, नई दिल्ली में वो हो गया, नई दिल्ली में तो चुनाव ही खराब होने वाला है, नई दिल्ली में तो वोट काट दिए गए हैं, नई दिल्ली में तो पैसा। ये पैनिक नहीं है? आप 10 साल से वहां के विधायक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप नई दिल्ली जीतोगे? आप दिन में 20-20 बार प्रवेश वर्मा को गाली देते हुए ट्वीट कर रहे हो। इसका मतलब तो कुर्सी के सारे पाए हिले हुए हैं। अब हिलेंगे ही ना। आप और कांग्रेस तो मिल गए हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव किन 2 पार्टियों ने साथ में लड़ा था? किन 2 पार्टियों ने साथ में लड़ा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल ने किस पार्टी को वोट दिया था लोकसभा चुनाव में? अब तो ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, प्रत्याशी कांग्रेस का था तो उसी को दिया होगा। या तो भाजपा को दिया होगा, वो तो नहीं होगा प्रत्याशी। और राहुल गांधी ने किसको वोट दिया था? इनको दिया होगा, क्योंकि नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और जहां पर केजरीवाल का वोट है वहां पे कांग्रेस चुनाव। लोकसभा में आपने कांग्रेस को वोट दिया है, राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, साथ में तुमने चुनाव लड़ा है, एक सरकार साथ में बना चुके हो। ये जनता को आप इतना मूर्ख समझते हो? आप बोल रहे हो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले, इतना मूर्ख समझते हो आप जनता को? अभी तो आप कांग्रेस के प्रत्याशी दिल्ली के मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठ के वोट मांग रहे थे, अभी 4 महीने पहले। और अभी 1 महीना पहले संजय सिंह सोनिया गांधी के पैरों में बैठ के नारे लगा रहा था संसद में। सोनिया गांधी कुर्सी में बैठी थी, संजय सिंह नीचे पैरों में बैठा हुआ था। ये आप दिल्ली की जनता को इतना मूर्ख समझते हो? एक साथ आप चुनाव लड़ रहे हो, एक साथ आप सरकार बना रहे हो, एक दूसरे के प्रत्याशियों का आप प्रचार कर रहे हो, और अभी चुनाव आया तो आप बोल रहे हो ये दोनों मिल गए, ये दोनों तो। और लड़ कौन रहा है वहां से तुम्हारे सामने? संदीप दीक्षित। और तुम अभी लोकसभा चुनाव में अपने घर में तुम लंच कर रहे थे। आज आपकी क्योंकि हालत खराब है तो आप ये सोच रहे हो दिल्ली की जनता को कोई भी कहानी बोल दोगे, कुछ भी झूठ बोल दोगे। क्यों नहीं हो सकता? आप लोग भी तो मिल सकते हैं थोड़ा सा अंदर से। आज तक अभी तक इनको हटाने के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी तक कौन मिला हुआ? ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं ना, तथ्यों पे, कल्पनाओं पे क्यों बात करें? चुनाव किसने साथ लड़ा? लोकसभा का चुनाव तो इन्हीं लोगों ने लड़ा साथ में। सरकार पहले किन 2 पार्टियों के साथ में बनी है दिल्ली में?
हाँ, पहला वाला तो इन्होंने ही बनाया था। साथ तो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का तो ये कल्पना है ना, लेकिन यथार्थ तो ये है कि आप अभी 6 महीने पहले एक दूसरे का चुनाव प्रचार कर रहे थे। आज आप कह रहे हो वो उनसे मिल गया, वो उनसे मिल गया। तो संभावनाएं तो यही है ना कि ये आपका फिक्स मैच था। और अभी भी बड़े सिंपल सी बात है, संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के ऊपर केस करने की धमकी दी। केजरीवाल का वकील बनेगा कांग्रेस का अभिषेक मनु सिंह भी, है ना। अभी तक केजरीवाल के सारे वकील कांग्रेसी खड़े हो रहे हैं। तो कौन किससे मिला हुआ है, ये तो तथ्य है ना, सामने दिख रहे हैं। मुझे लगता है केजरीवाल को झूठ बोलने की बीमारी हो गई है। उन्हें लगता है मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा और मीडिया तो दिखाई देगा और जनता तक बात जाएगी नहीं जाएगी, जैसे भी जाएगी, लेकिन सुबह उठो और झूठ बोलो। तो ये पैनिक और झूठ, इसका कॉकटेल अरविंद केजरीवाल राजनीति में लेके आए हैं और उसी का परिणाम है कि इस बार सत्ता उनकी जाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जितनी भी बातें होती हैं उसमें एंटी मुस्लिम एलिमेंट कुछ ज्यादा दिखता है कि आप मुस्लिमों को लेकर के थोड़ा ज्यादा आक्रामक होते हैं। नहीं, आप बताइए, जैसे कि एक उदाहरण दीजिए एंटी मुस्लिम। जैसे एक उदाहरण तो 2020 वाला ही है, क्या? जो पब्लिकली एक देश के गद्दारों को उसमें बोला तो गया आप गद्दार किसको मान रहे हो? मैं तो आप ही के जरिए जानना चाहता मैंने हूं। तो मैंने अगर देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, और भी दे रहा हूं। अविनाश जी, हाँ। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ। नारा आपने बताया देश के गद्दारों को, और आप कह रहे हो ये एंटी मुस्लिम नारा है। क्योंकि वो जब दंगा हुआ तो साफ साफ दिख रहा था ना कि दंगा किसके बीच में, दो समुदायों के बीच में दंगा हो रहा है। नहीं, दंगा दो समुदाय के बीच में नहीं था। दंगा जो लोग चाहते हैं कि दिल्ली चलती रहे और जो लोग चाहते हैं कि लोगों की सड़कें बंद हो जाए, उन लोगों के बीच में था। और दंगा किसी के बीच में नहीं था। एक इंसान मार रहा था और एक मर रहा था। हमने अंकित शर्मा को खोया है, आईबी ऑफिसर को। हमने दिलबर नेगी को खोया है, 22 साल का मासूम बच्चा था। दिनेश खटीक जी को खोया है, कांस्टेबल रतन लाल जी को खोया है। दंगा कहाँ था वो? कोई एक वर्ग आएगा, आपके दरवाजे बंद कर देगा, सड़क बंद कर देगा, अस्पताल जाना बंद कर देगा, नौकरी भेजना बंद कर देगा और सड़क पे बैठ जाएगा। और उसके बाद आप खाली इतना बोलोगे कि भैया मेरी सड़कें खुली होनी चाहिए, मेरे बच्चों को स्कूल जाने का, मेरे माता पिताओं को अस्पताल जाने का और हमें काम धंधे पे जाने का हक है, कानूनन हक है, संवैधानिक हक है। तो इसमें दंगा कहाँ क्यों हो गया? और इसमें ये क्यों हो गया कि ये एंटी मुस्लिम है? मेरी सड़क खुली हो, ये एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे स्कूल जाने का अधिकार है, एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? और हमें नौकरी पे, काम धंधे पे जाना, हमारी सड़कें बंद मत करो, ये एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? और आज इस दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन को चुनाव लड़वाया जा रहा है, जिसके घर के अंदर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर हुआ, जो कि जिसने कोर्ट में ये बयान दिया, इकबालिया बयान दिया है कि मैं यहाँ से हिंदुओं की जनसंख्या का पलायन करना चाहता था। आप उसको चुनाव के मैदान में उतार रहे हो। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ओखला से इशरत जहां को चुनाव के मैदान में उतारेंगे। ये आप हत्यारों को, दंगाइयों को सामने से उतारोगे और कोई किसी पीड़ित के घर पे जाके मलहम लगाएगा। अगर मैं जो हिंदू परिवारों का नुकसान हुआ दंगे में, उनकी मदद करने चला गया, तो मेरे को बोला जाएगा कि बहुत कट्टर है, एंटी मुस्लिम है। तो मैं अविनाश जी ये कहना चाहता हूं कि इन आरोपों को तो मैं मेडल की तरह लेता हूं छाती पे। जितने ऐसे आरोप लगेंगे वो यहाँ मेडल हैं और गर्व है। 2 मेडल हो सकते हैं ना, प्रो हिंदू और एंटी मुस्लिम, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो मैं तो आपसे कह ही रहा हूं, मैंने जो बातें करी उसमें आप बताओ, अगर मैंने बोला कि मेरी सड़क खुली होनी चाहिए, इसमें कौन सा मेडल मिलना चाहिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कौन सा मेडल मिलना चाहिए? अगर मैं वहां पर उत्तराखंड में यहां से अभी 400 किलोमीटर दूर, जहां आज भी दिलबर नेगी के घर में जाने के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ती है और उसके बाद पैदल चल के पहाड़ों पे जाना पड़ता है। दिलबर नेगी की मृत्यु के बाद अगर मैं उसकी बहनों से राखी बंधवाने उसके परिवार वहां गया, उत्तराखंड में उनके घर पे गया, तो इसमें कौन सा लेबल लगना चाहिए? आप बता दीजिए। 22 साल का बच्चा अगर किसी का चला गया, जिंदा जला दिया गया दिलबर नेगी को, आज उसके परिवार के दरवाजे पे जाकर अगर कोई खड़ा होता है तो जो मेडल लगना चाहिए वो लगा दीजिए। और मैं तो खुशी खुशी, चाहे इन दोनों में से कोई सा भी मेडल आप लगाएं, इस कार्य के लिए ऐसा कार्य करना पड़ेगा, दोबारा करेंगे, लेकिन अगली बार किसी दिलबर नेगी को खोने नहीं देंगे। अगली बार ये आग दिल्ली में किसी को लगाने नहीं देंगे। अगर कोई कल्पना कर रहा हो कि दिल्ली को जला देगा। रोहिंग्या को लेकर के आपके क्या विचार हैं? बहुत सारी चीजें केजरीवाल के दमाद है, को लेकर के केजरीवाल के दमाद है रोहिंग्या। लेकिन ये बताइए, मैं आपको इसका बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। हाँ, बताइए। दिल्ली की बस्तियों में आज आपको पीने के पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। केजरीवाल ने खुद बोला कि जीत के आऊंगा तो पीने का पानी दूंगा, अभी तक नहीं है। इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया और ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज में उन्होंने बोला कि मैं पानी नहीं दे पाया, मैं सड़क नहीं दे पाया, लेकिन रोहिंग्या की बस्ती में चले जाओ, पीने का पानी साफ आ रहा है, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर खड़े हैं, शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, उन्हें नहीं खरीदना पड़ रहा। मैं तिमारपुर की झुग्गी बस्ती में गया, वहां पे लोगों को 30 रुपए रोज का पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। मैं इधर शादरा की तरफ गया, बस्तियों में बिल्कुल गरीब जो झुग्गियां हैं दिल्ली की, लालबाग की झुग्गी, 30 रुपए रोज का पानी खरीदना पड़ रहा है। रोहिंग्या को क्यों नहीं खरीदना पड़ रहा? उसको तो टैंकर लगा हुआ है, पानी की सप्लाई आ रही है, प्लस 10,000 रुपये महीना दिया जा रहा है। 10,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, ऑन कैमरा अमानतुल्लाह खान ने बोला है। साथ में रोहिंग्या के परिवार खुद बोल रहे हैं उन्हें 10,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, साथ में राशन दिया जा रहा है, साथ में बिजली फ्री दी जा रही है।
तो इतना तो कोई अपने दामाद के लिए ही करेगा। अब मुझे ये समझाइए बस, ये आए कहाँ से रोहिंग्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी? कहाँ से आए हैं आप? रोहिंग्या आपको नहीं देखिए, पता क्योंकि रोहिंग्या कहाँ से दर्शकों को आया पता है कि रोहिंग्या का मतलब म्यांमार, म्यांमार से, और बांग्लादेशी का मतलब बांग्लादेश। से आया। और कब आया है, कब से आ रहे हैं? यही तो है सर कि 10 साल से तो गृह मतलब 5 साल से तो गृह मंत्री अमित शाह सुप्रीम हैं। कोर्ट में जिस दिन रोहिंग्या की बस्ती को उत्तराखंड से हटाने की याचिका लगी, किसके वकील खड़े हुए रोकने के लिए? किसके वकील खड़े हुए? देखिए, ये इसीलिए मैं कहता हूं राजनीति को इतना जनता को मूर्ख नहीं समझ। मुसलमान घुसपैठिया आएगा, मुसलमान घुसपैठिया आएगा तो किसको वोट देगा? भाजपा को वोट देगा? आएगा क्यों? मैं नहीं, तो ये पहले बात आप पूछ मुझे रहा हूं। बताइए भाजपा ठीक को है, वोट देगा मैं क्या? आपकी बात समझ गया तो फिर ये जो ये कोई ये कह रहा है कि भाजपा ने, अरविंद केजरीवाल बोला कि ये मुसलमान जो है ये भाजपा को वोट देंगे, ये रोहिंग्या भाजपा को वोट देगा? बिल्कुल नहीं देंगे। बांग्लादेशी भाजपा को वोट बिल्कुल देगा? नहीं देंगे। नहीं देगा ना? नहीं देंगे। तो इसका मतलब तो भाजपा का तो कोई राजनीतिक हित नहीं है ना इनको लाने में। जब इनको बस्ती रोहिंग्याओं को हटाने के लिए सरकार ने निर्णायक आदेश दिया तो कोर्ट में कौन खड़ा हुआ? सेम वही वकील जो अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए खड़े होते हैं, सेम वकील खड़े हैं ना। आज कोर्ट में ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला, कोई बोल रहा है आपने रोहिंग्या को सबको हटा क्यों नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में किसके वकील खड़े हैं? इस दुनिया के किसी देश में घुसपैठियों के लिए वकील खड़े होंगे क्या? खाली ये भारत एक ऐसा देश है जहां पे वकील खड़ा हो रहा है कि रोहिंग्या को हटाना नहीं चाहिए। एक वकील ने तो यहां तक याचिका डाली है कि इनका स्कूलों में एडमिशन होना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया कि अपने तो वोट वो बैंक आज के तक पॉलिटिक्स अगर- के लिए, तो बिल्कुल, और और वो वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, चलिए आपके आरोप मान लेता हूं कि और आम इनका आदमी आधार पार्टी कार्ड एंट्री करते ही, बंगाल में किसकी सरकार है, एंट्री करते ही कौन वहां पर आधार कार्ड बना रहा है, कैसे वोट बन रहा है? आप ये कहते हैं कि सरकार है तो ये होने ही नहीं चाहिए थे। मैं ये कह रहा हूं सरकार के नीचे एक पूरा सिस्टम ये सुनिश्चित करने के लिए बैठा हुआ है कि ये होने चाहिए थे। जम्मू कैसे पहुंच गए, हिमाचल कैसे पहुंच गए, उत्तराखंड के पहाड़ों में कैसे पहुंच गए, केरल में, कर्नाटक में, बेंगलोर में रोहिंग्या पहुंच गए। सरकार उन्हें हटा रही है, पकड़े भी जा रहे हैं आतंकवादी, लेकिन कोई ये आंख मूंद ले कि भाई साहब सरकार के होते हुए तो पहुंचने नहीं चाहिए थे, और ये बोले ही नहीं कि नीचे एक पूरा सिस्टम खाली इन्हीं के लिए बैठा हुआ है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाओ, बसाओ, वोटर बनाओ और इसी से अपनी सरकारें चलाओ। अब इसमें दो चीजें हैं, जैसे एक होते हैं टेररिस्ट के 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, इनको चुन चुन के निकालना, पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही है तो रोहिंग्या और बांग्लादेश शरणार्थियों की आबादी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी आबादी दिल्ली में, हिमाचल में, बेंगलोर में है। कपिल मिश्रा को भी पता है कि ये आबादी है, तो गृह मंत्री अमित शाह को भी पता है कि ये कैसे आबादी नहीं है। पता? 100% पता है, तभी तो कार्रवाई ये- हो रही है। अभी जो 15 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए, सरकार नहीं करे ना। तो मैं यही तो सर समझना चाहता हूं, तो ये इसीलिए 15, 20, 50 से तो होगा नहीं। नहीं, ये तो वोट जैसे भी होगा वैसे करेंगे। ये कोई कल्पना ना करे कि ये ज्यादा है तो कोई डर जाएगा। जैसे होगा वैसे ही करेंगे। और अगर इसका कोई भयावह दृश्य भी देखने को मिलेगा कि इनको हटाना ही पड़ेगा, तो वो देखने को मिलेगा। तो वो भी देख, कोई भी देश दीमकों को पाल के नहीं रह सकता है। और इस यहाँ पर ये 1971 से ये दीमक पाले जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए कब आए थे वो सबको पता है, और कब से आए चले जा रहे हैं। किसके लिए? बस उनकी बस्तियां कौन बसा रहा है, उनको वोट बैंक कौन बना रहा है। तो ये तो ऑपरेशन है। ऑपरेशन में अगर फोड़ा है तो काटा जाएगा, काटने का दर्द होगा तो होगा, तो ये तो कटेगा फोड़ा। और इसकी अगर किसी को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बचे जाएंगे, ऐसी कोई कल्पना कर रहा है क्योंकि इनके नंबर ज्यादा हैं या इनका सपोर्ट ज्यादा है, या हम बस ये 2-4 दिन की पॉलिटिक्स करके, तो महाराष्ट्र में भी फडणवीस जी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, हिमंता जी ने वहां पर असम में कार्रवाई शुरू कर दी है, उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है, और दिल्ली के अंदर जो होगा वो दुनिया देखेगी। मैं आपको ये बता रहा हूं। ये तो आप एनआरसी का विरोध क्यों हो रहा था? इसीलिए हो रहा था ना कि इनकी पहचान ना हो जाए। कितना बड़ा तमाशा कर दिया, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। फिर कोर्ट में जाके खड़े, आप फिर जाओ, आप चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, किसी के सड़कों पे उतर जाओ, कुछ भी कर दो, लेकिन इस देश को घुसपैठियों से मुक्त करना 24 घंटे में तो नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। और जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से होगा। एनआरसी तो आसान जरिया था, क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? नहीं, आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा हुआ है एनआरसी के खिलाफ? लागू क्यों नहीं कर पा रहे? असम में लागू हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, उसके बाद असम वाली तो सबसे बड़ा मुसीबत है कि असम वाला जो लागू हुआ एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जो वाकई भारतीय थे, लेकिन नहीं, कोई ऐसा कोई नाम नहीं था कि भारतीय थे। हिंदू उसका तो एक थे। बितंडा बनाने की कोशिश की गई। ऐसा कोई नाम नहीं था जो भारतीय था। बांग्लादेश से आए हुए हिंदू और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान घुसपैठिए, उसके ऊपर उसमें, और उसके बाद वो मामला कोर्ट में गया है, और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड इसी क्रोनोलॉजी देश गृह मंत्री ने बताई है, सीएए आएगा, सीएए आ गया। लोग कहते थे सीएए लागू नहीं होगा, सीएए लागू हो गया। आज इस बार दिल्ली के चुनाव में हिंदू शरणार्थी पहली बार एज ए वोटर वोट करने जा रहे हैं। ये भी एक ऐतिहासिक पक्ष है। और सीए के बाद एनआरसी आएगा, और उसके बाद एनआरसी भी लागू होगा। ये और उसके बाद एक एक घुसपैठियों को चुनकर भगाया जाएगा, डिपोर्टेशन कैंप में डाला जाएगा। ये इसी सीक्वेंस में ये काम होंगे, और इसको कोई राजनीति रोक नहीं पाएगी। और अगर कोई सोचता है कि कोर्टों से इसको रुकवा लेंगे, तो आप डिले तो करवा सकते हो पर रुकवा नहीं सकते। एक आसान जरिया तो ये भी हो सकता है ना कपिल जी, कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या
जिनका आपको पता है उनके नाम ठीक उसी तरीके से वोटर लिस्ट में कटवा दिए जाए जिस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि आप उनके नहीं, वोटरों अरविंद के नाम केजरीवाल कटवा के रहे हैं। आरोप में कोई दम है क्या? अरविंद केजरीवाल आरोप नहीं लगा रहा, अरविंद केजरीवाल डरा हुआ है, चुनाव से हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार गए क्योंकि वोट कट गए थे। ये टिपिकल है आजकल के विपक्ष में, जब हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, वोट कटवा दिए। अब वो कह रहे हैं नहीं, दिल्ली में ही वोट कट गए। तो आपकी अपनी विधानसभा है, आप वहां के मुख्यमंत्री हो, आपको डर क्या लग रहा है? जो आप रोज सुबह उठ के बोल रहे हो वोट कट गए, वोट कट गए, किसका वोट कटा है दिखाओ। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, झूठी साबित हुई। अपनी पत्नी के नाम पे झूठ बोल रहे हैं संजय सिंह। वो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी का वोट काटने की साजिश हो रही है, और एफिडेविट, उनकी पत्नी का एफिडेविट बोल रहा है कि वो सुल्तानपुर की वोटर है। तो आप ये बताओ अविनाश जी, इतना बड़ा झूठ कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को? अच्छा, आपके पहले तो आपने बोला पूर्वांचल के वोट कट रहे हैं, आपको कोई सबूत नहीं मिला तो आपने अपने ही घर का सबूत ला दिया कि मेरी पत्नी का ही वोट काटा जा रहा है। और उसके बाद आपकी पत्नी का एफिडेविट है जिसमें वो कह रही है वो सुल्तानपुर की वोटर है, वोटर आईडी और वो जो क्रमांक होता है वो भी लिखा हुआ है एफिडेविट के अंदर। तो एक आदमी जो अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोल रहा है, दूसरा आदमी जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा के बैठा हुआ है, इन दोनों के किस बात पे भरोसा करेंगे? मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में केवल एक मुद्दा है, ना ये वोटर मुद्दा है कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, ना ये सब जो फर्जी केजरीवाल रोज सुबह बैठ के बोलते हैं कि ये कर दिया बीजेपी ने, कांग्रेस, ये कोई मुद्दा नहीं है। केवल एक मुद्दा है, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं और इतनी खराब सड़कें हैं कि अब शर्म आने लगी है इसको राजधानी कहने में। ये सड़कें पहले नोएडा से कंपेयर करो, गुड़गांव से कंपेयर करो, फरीदाबाद से कंपेयर करो, दिल्ली उससे बेहतर होती थी। आज दिल्ली की सड़कें खराब हैं, हमारे घरों में पानी गंदा आ रहा है, ये दिल्ली का मुद्दा है। यमुना में छठ की पूजा नहीं हो पा रही है, काली यमुना बह रही है, ये दिल्ली का मुद्दा है। छोटे छोटे बच्चों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, हवा पॉल्यूटेड है, ये दिल्ली का मुद्दा है। दिल्ली में अस्थायी कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ, उनकी नौकरियां पक्की करने की बात की गई, पक्की नहीं की गई, ये दिल्ली का मुद्दा है। आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ धोखा हुआ, ये दिल्ली का मुद्दा है। ऑटो रिक्शा वालों के साथ जो वादे किए गए वो नहीं पूरे किए गए, ये दिल्ली का मुद्दा है। यूथ को वाईफाई देने का और 2 लाख नौकरी हर साल देने का वादा किया गया, पूरा नहीं किया गया, ये दिल्ली का मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। कोई भी सोचे ये वोटर कुछ भी बोले, हम तो सड़क पे, पानी पे, हवा पे, यमुना पे, टेम्परेरी कर्मचारियों पे, झूठे वादों पे, इस मुद्दे पे दिल्ली की जनता के बीच में है। और इसीलिए ये जो पैनिक दिखाई दे रहा है, मुद्दों को बदलने की कोशिश दिखाई दे रही है, खाली इसीलिए है क्योंकि इन मुद्दों पे कोई जवाब नहीं है केजरीवाल के पास। हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है इस बार आप लोगों के लिए? देखिए, हिंदू एक है तभी तो पुजारियों के लिए घोषणा की गई। जब तक हिंदू एक नहीं था तब तक तो मुल्ला मौलानाओं को पैसे दिए जा रहे थे। 10 साल अल्लाह अल्लाह, चुनाव आए तो राम लल्ला। 10 साल आपने किसको पैसा दिया? अरविंद केजरीवाल की सरकार ही थी ना दिल्ली में। तो अरविंद केजरीवाल की इसी सरकार में इमाम कह रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं मिली, लेकिन इमाम को सैलरी दी ना, और नहीं मिली तो आज की बात है, 10 साल तो दी ना। क्यों दी? क्यों दी इमाम को सैलरी? सरकार का काम है इमामों को सैलरी देना। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, इसके लिए सरकार पैसे देगी। वो वहां पे मदरसा, इसके लिए सरकार, दिल्ली के लोगों का पैसा इसलिए था कि आपने ये 18,000 रुपए मुल्ला मौलानाओं को दे दिए। और अब जब आपको पता लग गया हिंदू एक हो गया तो आप कह रहे हो अब मैं ग्रंथी को भी दूंगा, पुजारी को भी दूंगा। तो आज भी तो आपकी सरकार है, दे दो। मैं तो ये कहता हूं, आपने जो पुजारियों के लिए घोषणा की है, पहली बात तो जितनी तारीख से मुल्लों को मिल रही थी, मुल्लानाओं को मिल रही थी, इमामों को मिल रही थी, उतनी तारीख से दो आप पुजारियों को। इसका तो स्वागत करना चाहिए था। नहीं, स्वागत तो जब करें जब पैसा मिले। और मैं तो स्वागत करेंगे इसका कि मिलेगा तो जब इमामों को दिया, देखिए अब पुजारियों को पहले मिलना चाहिए था, पुजारियों को, इमामों से। 10 साल इमामों को दिया गया है, किसी पुजारी को पूछा नहीं। जब पुजारी केजरीवाल के दरवाजे पे गए, उनको भगा दिया गया दरवाजे से, मिलने से मना कर दिया गया। पंडितों की हत्या जो कश्मीर में हुई, उसका दिल्ली की विधानसभा में मजाक उड़ाया गया। राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मेरी नानी कहती है कि इस मंदिर में कोई पूजा करने। आपने दिल्ली के पुजारियों को इतना मूर्ख समझा हुआ है कि वो ये नहीं जानते कि आज जब चादर लगी फटने तो घोषणाएं लगी बटने। अभी आपको याद आ रहा है दिल्ली में पुजारी भी थे। 10 साल आपको नहीं पता था दिल्ली में पुजारी हैं। सबको पता है कि हिंदू एक हो गया है। तो अब आप पैनिक में हो, अब आप पैनिक में आप घोषणाएं कर रहे हो। मैं अब भी कहता हूं सरकार तो आज भी है ना, दे दो पैसा। किस चीज का वेट है कि मैं चुनाव के बाद दूंगा? आज दो, कम से कम 2 किस्तें पुजारियों के बैंक अकाउंट में डाल दो चुनाव से पहले। तब तो मैं मानूंगा कि मन में जो भी है उसकी कोई विश्वसनीयता है या सच बोल रहे हो, वरना सफेद झूठ है। आप चाहते हैं कि आचार संहिता लागू नहीं हुई है तो अभी तो घोषणा ये कर ही सकते हैं, सरकार दे भी है, सकते हैं। सरकार है, दे देना महिलाओं के खातों में और पुजारियों के खातों में 2 किस्तें डाल दे। भाई महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमने घोषणा ये नहीं करी कि चुनाव के बाद लाडली योजना लाएगी, चुनाव से पहले वहां पे दिया। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान पैसे देंगे, चुनाव से पहले खातों में पैसे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव से पहले किसानों के खातों में 2 किस्तें गई। जिसकी सरकार होती है वो जब सरकार बनेगी तब मैं दूंगा ऐसी घोषणाएं नहीं करता है। आज सरकारें दे दो ना, किसने रोका है? 2 किस्तें पुजारियों के खातों में दे दो और 2 किस्तें महिलाओं के खातों में दे दो। आज दे दो, आज अरविंद केजरीवाल ये 2 किस्तें पुजारियों के और महिलाओं के खाते में दे दे। मैं कह रहा हूं कि हम अरविंद केजरीवाल के लिए बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इसको एक बार वोट दे दो।
झूठ क्यों बोल रहे हो दिल्ली की जनता से? महिलाओं को आपने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया 1,000 रुपए का, और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो 2,100 रुपए की। और पंजाब में आपने यही घोषणा 3 साल पहले की थी, आज तक 1 रुपया दिया किसी को? 3 साल पहले। पंजाब में तो कोई मोदी भी नहीं रोक रहा, एलजी भी नहीं रोक रहा, पूरी सरकार तुम्हारी है। पंजाब में क्यों नहीं मिल रहा महिलाओं के खातों में? 1 पैसा नहीं आया। पंजाब में ग्रंथी नहीं है गुरुद्वारों में? उनसे ज्यादा कहां होंगे? तो वहां किसी ग्रंथी को पैसा दिया क्या? आप यहां पे कह रहे हो मैं ग्रंथी को पैसा दूंगा, पंजाब में तो तुम्हारी सरकार है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ दिल्ली की जनता की आंखों में आंख डाल के बोल रहे हो, और आप सोचते हो ये झूठ बिक जाएगा। मैं तो आज आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चुनाव से पहले पुजारियों के खातों में 2 किस्तें और महिलाओं के खातों में 2 किस्तें केजरीवाल डाल दे, हम मान लेंगे वो सच बोल रहा है। फिर आप स्वागत करेंगे उनकी योजना का? 100% स्वागत करेंगे। आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं स्वागत करूंगा। डाल दे 2-2 किस्तें महिलाओं के खातों में। अगर केजरीवाल जी आज देख रहे सरकार हैं है तो ना, भाई देख लें। आज ही सरकार है, सरकार कल नहीं आएगी। सरकार आज है, कल तो जाएगी। आज आप पैसा दीजिए, वरना ये सब ढकोसला है, ये झूठा वादा है, ये पैनिक रिएक्शन है। हारते हुए देखकर आप कुछ भी गिमिक, रोज सुबह उठ के कुछ भी झूठ बोलो। दिल्ली के ऑटो वालों ने तो सरकार बनाई थी ना, सबसे पहले टोपी आम आदमी पार्टी की पहनी तो दिल्ली के ऑटो वालों ने पहनी। आज आप के लिए भी योजना उन्होंने लॉन्च आज की है। 10 साल बाद आप कह रहे हो कि मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा। दिया क्या, ये क्यों नहीं बता रहे? एक रिपोर्ट कार्ड दे दे, 10 साल में ऑटो वाले के लिए क्या किया। एक आदमी जो आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के ऑटो चलाता था और दुनिया को बोलता था केजरीवाल को वोट दो, उसको क्या मिला 10 साल में? केजरीवाल तो शीश महल में बैठ गया, लेकिन ऑटो वाले को क्या मिला? उस ऑटो वाले के लिए आपने एक चवन्नी का काम नहीं किया। 10 साल बाद भी आप एक झूठा वादा उस ऑटो वाले को दे रहे हो, और आपको लगता है दिल्ली के ऑटो वाले इतने मूर्ख हैं? एक ऑटो वाला गाली दे रहा है इस वक्त। जिस दिन केजरीवाल ने घोषणा की, अगले दिन 2000 ऑटो वाले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आए कि अब तक तो हम स्टैंड नहीं ले रहे थे, लेकिन इतना झूठ बोलने के बाद अब नहीं छोड़ेंगे इसको हम। तो ये केजरीवाल का पैनिक रिएक्शन है। हर एक किसी को रोज सुबह उठ के आप कोई भी घोषणा कर दो, सरकार आपकी ये घोषणाएं मत करो, डिलीवर करो। और उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं, दिल्ली के बेसिक पे बात करो। आप तो कहते थे आप IIT से पढ़े लिखे हो, ऑफिसर रहे हो, पढ़ा लिखा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो ये कर देगा वो कर देगा। यमुना क्यों नहीं साफ हुई? सड़कें कैसे ठीक नहीं हुई? इतना पढ़ा लिखा आदमी था कि सड़कें ठीक करना नहीं जानता था। पानी कैसे गंदा आ रहा है? दिल्ली राजधानी में आप पानी साफ नहीं दे पा रहे हो। ये ऐसी लानत है ये तथाकथित। क्यों नहीं साफ हो पा रहा है पानी? आप तो जल विभाग में मंत्री भी रहे हैं, खुद आप मंत्री रहे हैं, नियत खराब आपने देखा है। उसी मुद्दे पे आपने जिस दिन मैंने सरकार छोड़ी उस दिन दिल्ली जल बोर्ड 176 करोड़ के प्रॉफिट में था। अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। आज दिल्ली जल बोर्ड 8,000 करोड़ रुपए के लॉस में है। कैसे चला गया लॉस में? एक ऐसी बॉडी, देखिए दिल्ली जल बोर्ड तो स्वायत्त है, ऑटोनॉमस पार्टी है, उसके ऊपर तो एलजी भी नहीं है। एक CEO अपॉइंट होता है और उसका हेड मुख्यमंत्री खुद होता है, और एक वाइस चेयरमैन होता है। फंड दिल्ली विधानसभा पूरा का पूरा एलोकेट करती है। वो घाटे में कैसे चला गया? घाटे में जा ही नहीं सकती जो बॉडी। दिल्ली जल बोर्ड जब दिल्ली का ये घोटालों का चरम काल जिसको हम मानते थे, कॉमनवेल्थ घोटाला वगैरह, तब भी घाटे पे नहीं गया। DTC आज घाटे में चली गई, दिल्ली जल बोर्ड घाटे कैसे चला गया घाटे में? इसका मतलब आपने वो पैसा कहीं इधर से उधर किया है। आप ऑडिट से क्यों बच रहे हो? आप CAG की रिपोर्ट को असेंबली में टेबल करने से क्यों बच रहे हो? ये केजरीवाल CAG के नाम पर राजनीति करता था, CAG की रिपोर्ट असेंबली में रखने से क्यों बच रहे हैं? रख दे CAG की रिपोर्ट असेंबली में। हम तो कब से डिमांड कर रहे हैं। LG ने लेटर लिखा है कि विधानसभा का सत्र बुला के CAG की रिपोर्ट टेबल कर दो। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या डर लग रहा है CAG की रिपोर्ट? क्योंकि उसमें पता लग जाएगा कि जल बोर्ड के साथ आपने क्या किया, DTC के साथ आपने क्या किया। क्यों आज आप तो ये घोषणा कर रहे हो कि इसको ये पैसा दोगे, आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो कर्मचारियों को। दिल्ली में इस वक्त जल बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, टेम्परेरी कर्मचारियों को 7 महीने से तनख्वाह नहीं है, इमामों का तो आपने ही बता दिया कि 17 महीने से। तो आप सैलरी नहीं दे पा रहे लोगों को, आप कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पा रहे दिल्ली के अंदर, और आप खाली ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये हिसाब किताब का समय है। 10 साल का हिसाब किताब करो, अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखो, अपना ये घोषणाएं मत रखो जनता के बीच में। और केजरीवाल जितना हिसाब किताब से बच रहे हैं उतना हम उन्हें वापस खींच के लाएंगे कि इस बार हिसाब किताब होगा दिल्ली का। अच्छा, चूंकि अब बहुत लंबी बातचीत केजरीवाल पे हुई, मुख्यमंत्री आतिशी हैं, उनको लेकर के आपका क्या विचार है? क्योंकि LG साहब ने एक चिट्ठी मेरा वही विचार है जो केजरीवाल का विचार है, टेम्परेरी है। नहीं, केजरीवाल ने खुद बोला ना आतिशी टेम्परेरी है। केजरीवाल ने जो बोला, नहीं, जो LG साहब ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है, आप पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते हुए देख रहे हैं। आपको भी दिखता है क्या कि आतिशी जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से वो बेहतर काम हो रहा है कुछ आम आदमी? नहीं, देखिए LG की अपनी एक मर्यादा है। जब उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे तो उसमें कुछ चीजें तो परंपरा के हिसाब से राजनीतिक शिष्टाचार, शिष्टाचार भी होगा। जो शिष्टाचार राजनीति से केजरीवाल ने खत्म कर दिया उसका पालन कर रहे हैं उपराज्यपाल। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है। पहली बात तो यह है कि आतिशी कोई CM नहीं है, खाली वो मोहरा है, कुर्सी केजरीवाल के हाथ में है। दूसरी बात, एक और चीज
कि केजरीवाल खुद कुर्सी पे कभी भी नहीं बैठ सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक है। तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि आम आदमी पार्टी के पास का अगला सीएम केजरीवाल ही है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मतलब 2000 आप ये कह रहे हैं कि 2025 में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती भी है तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? कैसे बन पाएंगे? आज क्यों नहीं बन पा रहे? आज क्यों नहीं बन पा रहे? उन्होंने कहा कि मैंने तो इस्तीफा दिया है, नहीं किसी ने मुझसे लिया नहीं है। कैसे नहीं लिया? तो इस्तीफा, वो तो कहते हैं मैं जेल से भी सरकार चलाऊंगा, जेल से भी इस्तीफा नहीं दूंगा। और चलाया उन्होंने नहीं, तो फिर इस्तीफा क्यों दे दिया उसके बाद? वो तो एक नैतिकता का दबाव कह रहे हैं कि मैं जेल में जाने पर नैतिकता नहीं आई, जेल से बाहर आने पर नैतिकता आ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते, किसी एक फाइल को छू भी नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये ऑर्डर कोई चुनाव से बंधा हुआ ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर आज भी है। जब तक ट्रायल चलेगा शराब घोटाले का, शराब घोटाले के अभियुक्त है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्हें प्रथम दृष्टया आरोपी मानता है। इसी के कारण ये बैन लगाया है कि आप सीएम के दफ्तर में नहीं जाओगे और किसी एक फाइल को नहीं छूओगे। ये ऑर्डर आज भी है और ये ऑर्डर मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी रहेगा। तो आम आदमी पार्टी के पास आज सीएम का कोई चेहरा नहीं है। आतिशी केजरीवाल ने खुद बोला वो टेम्परेरी ये नहीं बनेगी। ये तो मैं नहीं बन पाएंगे तो वो उनको बना देंगे। बोला तो नहीं ना, ये बना दो। मैं तो कह रहा हूँ घोषणा कर दो आतिशी बनेगी सीएम। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। केजरीवाल बन नहीं सकते और आतिशी टेम्परेरी है, ये केजरीवाल ने खुद बोला है। तो उनका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? अगर वो ये कहते हैं तो पहले तो वो यही बता दें, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है। दूसरी बात, आतिशी को केवल इसलिए बनाया गया है कि आप खुद जा नहीं सकते थे उस दफ्तर के अंदर, आप साइन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज भी सरकार केजरीवाल ही चला रहे। ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि आतिशी ने कोई ज्यादा काम कर दिया। आतिशी तो कालका जी की जनता से जाके पूछ लो। मैं तो कहता हूं आप कैमरा लेके चलो, मैं साथ में चलता हूं, कालका जी के लोगों से पूछो आतिशी ने क्या काम किया है। इस बार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हारेंगे, आतिशी कालका जी से हारेगी। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़ के जंगपुरा भाग गए हैं मुसलमान वोटों की शरण में, उसके बाद भी जंगपुरा हारेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों लोग इस बार दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हारेंगे। जीतेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप लोगों के तो अभी उम्मीदवार ही नहीं है। नहीं, उम्मीदवार आने का समय नहीं है। उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता से पहले कब दिए हैं? अभी तो 2 चुनाव आपकी आंखों के सामने गए हैं। महाराष्ट्र का भी चुनाव गया है और हरियाणा का भी चुनाव गया है। आचार संहिता लगने दीजिए, उम्मीदवार आ ही जाएंगे। उम्मीदवार से ज्यादा, मैं फिर आपको कहता हूं, फिर से बेसिक मुद्दों पे आते हैं। दिल्ली का मुद्दा है काम नहीं हुआ, वादे झूठे किए गए, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, यमुना काली है, हवा जहरीली है, टेम्परेरी कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है। ये दिल्ली के मुद्दे हैं। चुनाव इन्हीं मुद्दों पे लड़ेंगे हम। कोई कितना भी डाइवर्ट कर ले, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। क्योंकि केजरीवाल बार बार पूछ रहे हैं कि इस बारात का दूल्हा कौन है। चलिए आपने कहा मैं कि कह रहा केजरीवाल नहीं होंगे, हूं आम आदमी पार्टी की बारात का दूल्हा कौन है वो बता दें। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल नहीं होंगे, आतिशी हो गई, आतिशी नहीं होंगे, मनीष सिसोदिया हो गए, मनीष सिसोदिया नहीं, संजय सिंह हो गए, ऐसे हो गए, 4-5 नाम बड़े तो हो नहीं। तो दिल्ली क्या भारतीय जनता पार्टी में नामों की कमी है क्या? क्या कपिल मिश्रा? नहीं, कपिल मिश्रा क्यों होगा जब इतने बड़े बड़े नाम है? तो कपिल मिश्रा क्यों होगा जब इतने बड़े बड़े नाम है? तो लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कहना कि उनके पास नाम है और भाजपा के पास नाम नहीं है, ये तो एक मजाक की बात है। तो अब उम्मीदवार आने दीजिए। और ये तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के बाद जो विधायक दल होता है वो मुख्यमंत्री चुन लेता है। राजस्थान में भी हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा। तो इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और जहां तक सीएम कैंडिडेट की बात है, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पास भी कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। तो ये चुनाव चेहरों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। ये चुनाव है कि दिल्ली में क्या फरवरी के बाद भी अगले दिन फिर से मुख्यमंत्री की और केंद्र सरकार की लड़ाइयां होती रहेंगी? क्या फिर से आप सुबह उठोगे ये तो मेरे को राज्यपाल नहीं करने दे रहा, ये मेरे को मोदी नहीं करने दे रहा, ये हरियाणा नहीं करने दे रहा, यही चलता रहेगा दिल्ली में? या दिल्ली में अब कोई ऐसे लोग सत्ता में बैठेंगे जो कि डिलीवर करेंगे? ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए। आप तो आज बोल रहे हो मैं ये दूंगा, कल बोलोगे मेरे को एलजी ने करने नहीं दिया। तो केवल एलजी ने आपको शीश महल बनाने दिया और कुछ नहीं करने दिया। एलजी ने रोक तो देते ही है ना। आप लोग नहीं, कहां रोक दिया? केजरीवाल कहते हैं कि हम जितनी योजनाएं लागू करते हैं या घोषणाएं करते हैं, तो फिर केजरीवाल ये बोले कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ? केजरीवाल ये बोले कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, एलजी ने रोक दिया? क्या ये बोलेंगे ऑन रिकॉर्ड? एक तरफ तो ये बोलते हैं मैंने इतना कुछ कर दिया, फिर ये बोलते हैं कि मेरे को एलजी ने नहीं करना। दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है ना? दोनों बातें सच नहीं हो सकती। एलजी कौन सी योजना है उनकी रोकते हैं? नहीं, तो शीश महल नहीं रोक देते। एलजी के हाथ में रोकना होता तो शीश महल कैसे बन गया? मतलब शीश महल के लिए सब क्लियर है, लेकिन गरीब के घर में पानी पहुंचे वो एलजी रोक रहा है। शीश महल तो सरकारी ही संपत्ति है ना, कुछ ही सरकारी है, उसमें वो नहीं रहेगा, कोई और रहेगा। तो सरकारी है। पानी की पाइपलाइन क्यों नहीं डली? पानी की पाइपलाइन तो सरकारी है, वो किसी की प्राइवेट है क्या? यमुना को साफ करना भी तो सरकारी काम है। दिल्ली में सड़कें भी तो सरकारी पैसे से बनेंगी, वो क्यों नहीं बनी? शीश महल बन गया, सड़कें नहीं बनी। ये देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल इस वक्त सफेद झूठ बेच रहे हैं और उनका आंखें खोलते ही दिख रहा है कि झूठ है। आप ये बोल रहे हो एलजी ने मेरी सड़क नहीं बनाने दी, लेकिन एलजी ने मेरे को शीश महल बनाने दे दिया। ऐसा कुछ आपने डिलीवर नहीं किया। आप सरकार में रह के फेल हो गए हैं। आपने केवल भ्रष्टाचार किया, झूठ बोला, और आप फिर सोच रहे हैं कि झूठ बोल के मैं चुनाव के मैदान में चला। ये नहीं चलने देंगे इस बार तो काम के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा।
डिलीवर किया कि नहीं किया, इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल की बात हो गई या इससे पहले भी शीला दीक्षित की सरकार, 25 साल से आप लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि इस बार तो हम आ जाएंगे। क्या हो जाता है लगातार लोकसभा में आप नहीं, सातों देखिए के ऐसा सातों नहीं है सीटें कि जीत क्या हो जाते जाता हैं है, ऐसा नहीं है कि क्या हो जाता और है। विधानसभाओं में आप लोगों का देखिए हम तो लोकसभा तो जीते ही हैं और इस बार सातों भी जीते हैं, पिछली बार भी है ना? जीते थे और आप। इस बार तो गठबंधन के खिलाफ गठबंधन जीते के खिलाफ जीते हैं आप। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल। मिलकर लड़े हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सातों सीटें जीती। और यही मुद्दा था अरविंद केजरीवाल का, जेल के बदले वोट, यही मांग रहे थे। और जनता ने बता दिया कि जनता उन्हें कहां देखना चाहती है। वो जनादेश ले चुके हैं इसी मुद्दे पर। देखिए विधानसभा का चुनाव, पिछला चुनाव खासतौर पर कांग्रेस के लगभग सरेंडर का चुनाव था और उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद 2 चुनाव हुए, एक तो नगर निगम का चुनाव हुआ और एक लोकसभा का चुनाव हुआ। नगर निगम के चुनाव में भाजपा का और आम आदमी पार्टी का जो वोट का गैप है, टू वे फाइट में, 3 वे फाइट में नहीं, 2 वे फाइट में वो 3 या 4% का वोट गैप बन के रह गया। आज वो उससे भी कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त दिल्ली में एक सत्ता विरोधी लहर चल रही है। पिछले चुनावों के परिणाम के हिसाब से दिल्ली का परिणाम डिसाइड नहीं होगा, पिछली सरकार के काम के हिसाब से दिल्ली का चुनाव परिणाम डिसाइड होगा। और काम में अरविंद केजरीवाल फेलियर साबित हुए हैं। और इस बार उनके वो खुद भी नहीं कह पा रहे। अरविंद केजरीवाल की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये नहीं मिलेगा कि मेरे इस विधायक ने ये काम किया, मेरे मंत्री ने ये काम किया, मेरे ये स्वास्थ्य मंत्री का ये रिपोर्ट कार्ड है, मेरे पीडब्ल्यूडी का ये रिपोर्ट कार्ड है, मुख्यमंत्री, कोई इस बारे में चर्चा नहीं हो रही। उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है देने के लिए, उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है देने के लिए। ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ध्यान हम भटकने नहीं देंगे। हम वापस सड़क पे, पानी पे, यमुना पे, हवा पे इस चुनाव को बार बार लेके आएंगे, वो कितना भी भटका ले। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी सबसे बड़ी राइवल कांग्रेस रही है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राइवल कांग्रेस दिल्ली में कहाँ स्टैंड करती है? आप तो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते भी होंगे। नहीं, देखिए आपकी भी बात होगी, केजरीवाल की बात होगी, इसमें कांग्रेस कहीं नजर आती है आपको? मैं तो हैरान हूं कांग्रेस की दुर्गति देखकर। अपने 15 साल इस शहर में सरकार चलाई कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस का एक मंत्री भी ऐसा नहीं है कि लोग उसको ये भी बोले कि भाई पार्टी छोड़, तूने तो हमारा काम किया, हम तेरे को वोट देंगे। भाई 10-10 साल, 15-15 साल उनके मंत्री रहे दिल्ली में, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई व्यक्ति दिल्ली में, मेरे को कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं मिलती जहां से कम उनके व्यक्ति चुनाव जीत रहे हो। चलो पार्टी चुनाव हार जाए, कम से कम किसी व्यक्ति ने इतना तो काम किया हो कि लोग उसके नाम पर ही वोट दे दें कि भाई साहब आप 15 साल हमारे मंत्री रहे, आपने हमारे इलाके में काम किया, दिल्ली में कुछ भी हो लेकिन आपने मेरा काम किया था, मैं आपको वोट दूंगा। ऐसा भी नहीं हो रहा कांग्रेस के साथ। तो इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी कि कोई पर्सनल क्रेडिबिलिटी किसी व्यक्ति की नहीं बची है, पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा है। आप इशरत जहां को, राहुल गांधी कह रहे हैं इशरत जहां को चुनाव के मैदान में लाएंगे, इशरत जहां के वो रूमर्स उठ रहे हैं कांग्रेस की मीटिंग से, लीक हो रही है खबरें कि राहुल गांधी इशरत जहां के, ये तो कहा जा रहा है कि लीक हो भी नहीं रही है, आप ही लोग उड़ा दे रहे हैं ये बात। नहीं, हम क्यों उड़ाएंगे, हम क्यों उड़ाएंगे? इशरत जहां के आने या ना आने का कांग्रेस का वोट बैंक है, हमारा तो नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की बातें हैं तो इसका मतलब आप दिल्ली को समझ ही नहीं पाए हैं। कोई ताहिर हुसैन के साथ खड़ा हो या शाहरुख पठान के साथ खड़ा हो या इशरत जहां के साथ खड़ा हो या मुसलमान वोट बैंक की राजनीति करे, ये एक तरह से दिल्ली के बहुसंख्यक हिंदू समाज के जख्मों पे नमक छिड़कने की बात होगी। आज कांग्रेस अगर उस डायरेक्शन में इस राजनीति को ले जाना चाहती है तो लेके जाए, लेकिन इसका कांग्रेस की दुर्गति, इससे भी ज्यादा दुर्गति कांग्रेस की होगी अगर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इशरत जहां जैसों को चुनाव के मैदान में उतारा। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस का मेरे को कोई अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता है। केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि बार बार संदीप दीक्षित का नाम लेके, कांग्रेस के लोगों का नाम लेके कांग्रेस को जिंदा करें, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एक ही हैं। लेकिन मेरे को कांग्रेस का इस चुनाव में कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता और मेरे को यह चुनाव, केजरीवाल का पराजय वाला चुनाव, जाता हुआ केजरीवाल, उसका इतिहास 2025 में दिल्ली लिखेगी। विधानसभा में भगवा लहराएगा। जिस विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया गया, वहां जय जय श्री राम के नारे गूंजेंगे फरवरी में। ये होता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। इसी संकल्प के साथ हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए पार्टी की घोषणा होने दीजिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कैमरे पे कोई भी ऐसा चीज कहनी चाहिए जो कि आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। आधिकारिक रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हम इस बार आम आदमी पार्टी को हराने के लिए तैयार है। एक एक कार्यकर्ता तैयार है। ग्राउंड पे हमारी मीटिंगें, हमारी नुक्कड़ सभाएं, हमारी ड्राइंग रूम मीटिंग्स, उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जनता के अंदर जो आक्रोश है, केजरीवाल की खुद की सभाओं में आपने देखा होगा कि जो लोग आ रहे हैं वो उल्टा ही बोल के जा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, पानी नहीं आ रहा। ये जो सत्ता विरोधी लहर है ये दिखाई दे रही है दिल्ली के अंदर इस बार, और यही सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में परिवर्तन का कारण बनेगी। लोग बोल रहे हैं कि बहाना नहीं, बदलाव चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। चलिए, इसी नोट पे ये पूरी बातचीत को हम खत्म करते हैं। दिल्ली वाले नेताजी के पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा से, जिनका दावा है कि भले ही 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सत्ता हो, लेकिन इस बार बदलाव होकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में
जीत दर्ज करने जा रही है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।